सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ना रुक सकता है, ना झुक सकता है, ना बिक सकता है। वो नोट नहीं बना जो आपके भाई का जमीन खरीद ले। इस सन की परवाह नहीं है, परवाह तो एक है कि बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांचीराम साहब का अधूरा सपना, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब का अधूरा सपना अपने जीते जी पूरा करके जाना है। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक सवाल ये कि साइकिल रैली हो रही है, ये कंटिन्यूटी में होगी, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हाथी पे भी रैली निकालने का कोई प्लान है? कहाँ पे? हाथी पे नहीं है, ये तो बसु अत्याचार अधिनियम में आ जाएगा और मैं क्यों निकालने लगा। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद, और मेरठ में इन्होंने साइकिल रैली निकाली। इनकी साइकिल रैलियाँ लगातार चल रही है और ये कैंपेन का हिस्सा है उस यूपी चुनाव का जो अभी से 8 महीने बाद होने वाला है, तकरीबन 8 महीने बाद। एक अजम्पशन ये भी है कि हो सकता है इसको थोड़ा डिले किया जाए, मीडिया में इसको लेके भी एक चर्चा है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप जो ऐसी रैलियाँ कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैंने सुना कि आप इसके बाद फॉलोअप में अपने कैडर्स को बोल रहे हैं कि वो इसको कंटिन्यू करें। आपको लगता है ऐसी रैली की कोई रिकॉल वैल्यू रहती है? बिल्कुल रहती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो जनता है हमारे उत्तर प्रदेश की, इसको बताना पड़ेगा कि सरकार ने क्या दिया। सरकार ने मैनिफेस्टो तो बहुत बड़ा दिया था, लेकिन उसके बाद जो दिया उसमें हालात ये हुई कि लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज। लोग तो इसलिए भी डरे हुए हैं कि पता नहीं वो कोरोना लहर में बचेंगे नहीं बचेंगे, क्योंकि जो बुनियादी काम होना था एजुकेशन पे, हेल्थ पे, उस पर तो नहीं हुआ। युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई। तो उस गांव में रहने वाले समाज को, शहर में रहने वाले समाज को हम लोग अपनी पंपलेट के माध्यम से जाके बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी, उसने क्या वादे किए थे और उनमें से एक पूरा नहीं किया है। तो इन वादे वालों को ये फिर चुनाव के समय आ जाएंगे, फिर ये अपनी तरह से अपने एजेंडे लेके आएंगे। आपको लगता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ मतलब राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा बना था है और संभवतः होगा, है ना, धर्मांतरण को एक बड़े मुद्दे के तौर पे पिच किया जा रहा है, मैं बस आपसे समझना चाह रहा हूँ आपको ग्राउंड पे क्या फीडबैक मिल रहा है, एक, और दूसरा एज ए पॉलिटिशियन आपको लगता है कि लोगों को ऐसे मुद्दों से अस्पताल से या दिल्ली तक में, नेशनल कैपिटल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। नेशनल कैपिटल की हालत थी कि कई दिनों तक, तकरीबन 3 हफ्ते तक लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। आपको लगता है वोटिंग बिहेवियर पे ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है? जब वोटर जाता है बूथ पे तो आखिरी में ये सोचता है कि मुद्दे क्या हैं? देखिए, वोटर को वोट की वैल्यू समझाना जरूरी। अभी वोटर को पता ही नहीं है ना। हम यही सी राजनीतिक परिवर्तन के लिए तो आए हैं कि वोट की सुरक्षा कैसे होती है, वोट की कीमत क्या होती है, वोट से निर्माण क्या होता है और वोट का परिणाम क्या होता है। ये चारों चीज़ें हम जनता को जाके कैडर के माध्यम से गाँव-गाँव समझा रहे हैं कि अगर आपने गलत वोट दी तो उसका 5 साल आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसा आज देश देखिए कहाँ चला गया है। प्रति व्यक्ति आय तो नहीं बढ़ी, कोरोना में रोजगार चला गया, तो जनता तो परेशान है और जनता ये सोचती है कि अगर इसको वोट देंगे तो ये हमें क्या देगा। तो जो बुनियादी जिन पे लोग वोट लेते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये रसोई योजना, ये सब चीज़ें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है हर व्यक्ति को प्रदेश में और देश में रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन सरकार ऐसी सरकार नहीं बनी जो जनता तक इसको पहुंचा दे। तो मैं समझता हूं कि पहले क्या था मुझे नहीं पता। हमने इन्हीं मुद्दों पे पंचायत चुनाव लड़ा और जनता ने हमें समर्थन किया। हम नई पार्टी हैं, तो कोई हमें छोटा दल बताता है, कोई बड़ा दल बताता है, लेकिन हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। हम जनता को तैयार कर रहे हैं, गाँव में रहने वाले समाज को, कि वो इस बार धर्म और इन तमाम तरह के मुद्दों से जिनसे उनका भला नहीं होना है, उन पे वोट ना करके अपने मुद्दों पे वोट करें। उनके बच्चे जिनको उन्होंने पढ़ा के तैयार किया है, उनको नहीं पता कि उन्होंने अपनी मेहनत कमाई लगाई है। उन्होंने अपनी मेहनत कमाई लगाई, उनके बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? सरकारी डिपार्टमेंट खत्म किए जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार नहीं है। मैं आपकी वेबसाइट पढ़ रहा था, वहाँ पे आपने ऑलरेडी वादे लिख रखे हैं जो मैंने पढ़ा अपने रिसर्च के दौरान। वहाँ पे एक बात इसके ऊपर है कि हम प्राइवेटाइजेशन को रिवर्स करेंगे या रोकेंगे। आपको लगता है ये बहुत रैशनल तरीका है या बहुत रैशनल एटीट्यूड? मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि डिबेट क्या होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन की या प्राइवेटाइजेशन को रिवर्स करने? देखिए, सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं, अब कोरोना काल में क्या फायदे, क्या लोग काम आया, सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल? प्राइवेट हॉस्पिटल एक्वायर करने पड़े गवर्नमेंट को। मैं चाहता हूँ सरकारी सिस्टम रहे और सरकारी सिस्टम में सिक्योरिटी है। प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोग रिजर्वेशन की मांग करते हैं। मैं समझता हूँ जिन चीज़ों में जरूरत आन पड़ी है उनको प्राइवेट किया जाए, लेकिन जो सरकारी डिपार्टमेंट मुनाफा दे रहे हैं उनको प्राइवेट करना और बेचने क्या मतलब है? मैं ये समझता हूँ कि नीतियाँ बहुत जरूरी है। सरकार के पास नीति नहीं है।
आप बताओ, सरकार वादे कर रही है, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने रोजगार दिया, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 6,000 पद खा गया SC/ST के, कोई जवाब नहीं देगा। और लेखपाल भर्ती हुई, इनका लेखपाल नेपाल भाग गया, तमाम तरह की परेशानियां खड़ी हुई। नौजवान रोज भर्ती के लिए जाते हैं, पुलिस की भर्ती हुई, वो लोग रोज आंदोलन कर रहे हैं, सरकार लाठी मारती। सरकार का काम लाठी मारना थोड़ा ही है, सरकार का काम तो ये है कि अगर कोई अपनी बात लेके आए तो उसकी सुनवाई करें। और अभी उत्तर प्रदेश में आप क्राइम का हाल देखिए, जनता को दिखाई नहीं देता कि रोज उनकी हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं। पिछले 3 दिन में 10 बलात्कार, और सरकार कहती है मिशन शक्ति चल रहा है, एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहा है। तो ये जो चलने वाली बातें हैं, ये चलने वाली बातें धरातल पे कहाँ, यही जाके बताना है। ये पसीना जो आप बहा रहे थे, आपके साथ मैं बहा रहा था, ऐसा होता है कि कल के अगर चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो चंद्रशेखर वही चंद्रशेखर रहेंगे जो आज बाइसाइकिल रैली में लोगों के बीच मिलते हैं, या उनका भी वही हाल हो जाएगा जो आज मायावती का है, या अखिलेश यादव का हो गया था, या योगी आदित्यनाथ का है? मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अपने बारे में बताता हूँ। देखो, मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति, मैं मूवमेंट चला रहा हूँ, हम एक आंदोलन चला रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का आंदोलन, जिसको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने शुरू किया। उनके जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने, साहू जी महाराज ने, फिर माननीय काशीराम साहब ने और हम लोगों ने। अगर MP MLA बनना तो चंद्रशेखर पार्टी नहीं बनाते, किसी दूसरे दल में चले जाते। मैंने प्रयास किया कि एक और जो बहुजनों का दल था, हम लोग मिलकर काम कर ले, उन्होंने मना कर दिया। मुझे लगता है कि सिद्धांत तो समझौता नहीं हो सकता, इसलिए अपने सिद्धांत जो माननीय काशीराम साहब ने दिए समाज को, बहुजन सिद्धांत, उन पर हमने पार्टी बनाई। तो वो सिद्धांत, वो प्रतिज्ञा, वो संकल्प, वादे किस लिए किए जाते हैं कि परिस्थिति कोई भी हो और कोई भी कंडीशन हो, उनको पूरा करना होता है। तो इसलिए जो वादे मैंने समाज से किए हैं, जैसे मैंने एक वादा किया है कि मैं माला तब तक नहीं पहनूंगा जब तक उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम लोग नहीं बदल देते। तो मैं अपनी प्रतिज्ञाओं पे खरा उतरने के लिए, अपने संकल्पों पे, अपने सिद्धांतों पे खरा उतरने के लिए खुद को मैं तैयार करके लेके आया हूँ। मेरे पास ऐसा नहीं कि हम लोग जो है इस रैली को सस्ते संदर्भ में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इस महंगाई की राजनीति में गरीब कहीं है ही नहीं। जब आदमी राजनीति में विधायक बनने के लिए 2-3 करोड़ रुपए खर्च करेगा तो क्या वो जनता काम करेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि सस्ते संसाधनों पर राजनीति शुरू हो, जनता को वोट के लिए तैयार किया जाए, ना बिकने वाला समाज बने और गरीब जनता अपना नेता चुन के भेजे, और जब वो विधानसभा में जाए तो उनके काम करें। तो जो पैसे की राजनीति से बर्बाद हुआ है लोकतंत्र, अभी जिला पंचायत अध्यक्ष में देखिए आप, सबको पता है कितनी वीडियो ऑडियो वायरल हुई कि अपहरण हो रहे हैं जो प्रत्याशी जीते हुए थे, और उसके बाद सत्ता का दुरुपयोग, और उससे अलग पैसे बांटे जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है, ये तो धनतंत्र है, इसमें गरीब कहाँ है? उसकी तो इतनी वैल्यू कि उसको चुनाव के समय लाकर शराब दे देते हैं। तो जो शराब और तमाम तरह की छोटी छोटी सुविधाओं पर लोग वोट देते हैं, उनको तैयार करना है कि अपने आने वाले कल के लिए और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए वोट करें। और आज़ाद समाज पार्टी के उन नौजवानों को मैं आपका धन्यवाद तो कर देता हूँ पहले कि आपने पसीना बहा, लेकिन हमें तो आदत हो गई है कि हम उनमें से एक ही हैं जो मेहनत करते, सीवर में उतरते हैं, सफाई करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं और प्राइवेट फैक्ट्रियों में साइकिलों पर जाके अपनी जो है अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हम उनमें से एक हैं। तो पसीना बहाना हमारा कर्म और धर्म, और ये पसीना तब तक बहाते रहेंगे जब तक, अब सबसे बड़ी कुर्सी है कि यहाँ देश के अंदर, वो है प्रधानमंत्री की। तो मैं तो उस कुर्सी पे अपना आदमी बिठाना चाहता हूँ। जब तक उस पर नहीं बैठेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूवमेंट का आदमी बैठ जाए, चंद्रशेखर तो इस इच्छा के साथ पैदा ही नहीं हुआ। मैं फिर आपको दोबारा दोहरा दूं, आपके सवाल पे आ जाता हूँ वहीं बिल्कुल सटीक कि मुझे बनाना प्रधानमंत्री है। तो मुखर्जी मंत्री बन के बदलने का मतलब ही नहीं बनता। तो वो 8-7 मुख्यमंत्री बनाने, तब जाके हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। तो कोई स्टेट में सरकार बनानी है, लक्ष्य है, और जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक रुकने का मतलब नहीं बनता। लेकिन फिर मेरी एक शिकायत है जो मैं भीम आर्मी में मैं बिल्कुल कर रहा हूँ आपसे। 2019 में आप आए थे जंतर मंतर में, नया रिपोर्टर बना था और आपने अनाउंस किया था कि मोदी जी के खिलाफ आप लड़ेंगे। मेरी शिकायत ये है कि मेरे को ऐसा दिखता है कि आप पर्सनैलिटी कल्ट के खिलाफ है, आप लगातार कहते रहे, लेकिन फिर मेरे को लगता है कि भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी को जब मैं देखता हूँ तो सेकंड इन कमांड नज़र नहीं आता। मतलब चंद्रशेखर के आगे के लोग मेरे को नज़र नहीं आते। मेरे को आप बताइए कि वो कौन से लोग हैं जिनको आपके बाद में काउंट करूँ। हमने हर स्टेट में हर स्टेट प्रेसिडेंट बनाए और जो अपना अपना काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर तो एक कार्यकर्ता है। आपका कल्ट है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक कार्यकर्ता है चंद्रशेखर। और किसने तैयार किया? इन सब लोगों ने। ये ना होते चंद्रशेखर होता। चंद्रशेखर किसी राजा का बेटा थोड़ा ही है। चंद्रशेखर किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी मंत्री का बेटा नहीं, विधायक का नहीं। ये तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है। ये अपनी हैसियत जानता है, इसलिए सेकेंड लाइन लीडरशिप कैडर से तैयार कर रहे हैं। ना बिकने वाला नेता जो समाज से धोखा ना करे। अब तक छलाई तो गया है, हर बार लोग इनके बीच आते हैं, धोखा करके चले जाते हैं। इसलिए लीडर तैयार कर रहे हैं। वो संघर्ष से आते हैं, आंदोलन से, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। जो हमारे पास और दलों से भी लोग चल के हैं ना, वो भी अब साइकिल चला पसीना बहा रहे हैं। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। साइकिल क्यों चलवा रहे हैं? आपको लगता है कंफ्यूजिंग मैसेज जाएगा कि मतलब अखिलेश यादव को कहीं वोट मिल जाए या उनका वोट आपको मिल जाए? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं जाएगा। ये तो साइकिल यात्रा हमारे
पिता, हमारे गुरु मान्यवर काशीराम साहब ने शुरू करी, 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा चलाई। हम तो उनको आदर्श मानते हैं ना नेता, उनके हिसाब साइकिल चला रहे हैं। बड़ी बात ये है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका इलेक्शन सिंबल हेलीकॉप्टर नहीं नहीं, वो तो चुनाव आयोग ने दिया, ऑटो दिया, ऑटो दिया। यूपी में भी जब एक चुनाव हुआ वो ऑटो मिला। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि एक स्थायी चुनाव चिन्ह मिल जाए चुनाव के समय। नहीं, साइकिल तो किसी और का है। लेकिन मैं बताता हूँ, देखिए, एक तो हमारे कार्यकर्ता सुरक्षित है क्योंकि बहुत भीड़ है, आपने देखा। दूसरी बात ये है कि हाँ, पर पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। तीसरी, देखो, आम आदमी की परेशानी नहीं होती, उनसे तो वोट लेना है, उनको तो तैयार करना है। और सबसे जरूरी बात, सस्ता संसाधन है। पंचर लग जाएगा, 10 रुपये में लग जाएगा। और अगर कुछ भी हो जाए तो एक गरीब कार्यकर्ता भी मेहनत करके खरीद सकता है। और सस्ती राजनीति होगी तो युवाओं को और गरीबों को मौका मिलेगा। इस अमीरों की राजनीति में गरीब सिर्फ वोटर है, और मैं गरीबों को नेता बनाना चाहता हूँ। मैं खुद एक गरीब परिवार से आता हूँ। चप्पलों के सहारे सड़क से संसद का सफर तय करेंगे। ये लिबास देख लीजिएगा, बने या ना बने, और अगर ऐसे भी जाएंगे तो इसी लिबास में जाएंगे। यही पर्सनैलिटी है और यही है, और ये ताकत दी है समाज ने, इनसे धोखा नहीं होने देंगे। तो तैयार कर रहे हैं, हर स्टेट में यूनिट तैयार कर रहे हैं, लीडर्स तैयार किए हैं। आज हर जिले में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लीडर हैं। ऐसे लीडर हैं जिनके कहने पे प्रशासन जो है गलत कर जो कार्रवाई हो रही थी उसको रोक देता है। दुख इस बात का है कि सरकारें जो भी आई उन्होंने दलित को सिर्फ वोटर समझा, मुसलमान को सिर्फ वोटर समझा, पिछड़ों को सिर्फ वोटर समझा। उनको धर्म की घुटिया तो पिलाई, उनके अधिकारों की बात पे वो चुप हो जाते हैं। इससे कोई समाज का जो है ना आर्थिक परिवर्तन नहीं हो सकता। इसको ले कैसे जाएंगे, इन बातों से इसको आगे कैसे ले जाएंगे? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आप वो क्या करेंगे जो उनसे अलग होगा? ये लोकतंत्र है, यहाँ हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। यहाँ वोट की ताकत से जो है ना राजा तय होता है। आपका प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बनता। जब कानून बनाने की ताकत हमारे पास आएंगी तो हम नीतियाँ बनाएंगे। ऐसे कानून बनाएंगे जिससे गरीबों का आर्थिक सशक्तिकरण हो। जैसे 2-3 सिंपल चीज़ें बताता हूँ। जैसे हम एजुकेशन को हम सबके लिए समान शिक्षा लागू करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री का बेटा हो या एक किसान मजदूर का बेटा, वो प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, या प्राइवेट स्कूल में भी अगर पढ़ेगा तो सिलेबस एक होगा। गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। जैसे जो भूमि में लोग उनको जो है उनको ज़मीन दी जाएगी। जो बेरोजगार लोग हैं उनको भत्ता, या उन बेरोजगार लोगों को सरकारी या वो लगा के इंडस्ट्री लगा के उनको रोजगार दिया जाएगा। महिलाओं को घर पे रोजगार दिया जाएगा। बहनों को पढ़ने की आज़ादी दी जाएगी। एक सुशासन वाला माहौल दिया जाएगा। प्रयास करेंगे कि अच्छा काम करें। देखना है डर कितना बाजुए कातिल में। और जब मिलके नहीं चलोगे तो फिर क्या होगा? जैसे अभी बिखर रहे थे ना, ऐसे बिखर जाओगे। तो बिखरे हुए लोग कभी शासक जमात नहीं बनते। तो अपना रोड शो ख़त्म करके चंद्रशेखर मेरठ के पांडव नगर में आए हैं। मैं यहाँ आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लाइट भी जा रही है। एक सवाल का जवाब दीजिए, आप इलेक्शन लड़ेंगे इस बार? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ ये लोकतांत्रिक पार्टी है। कुछ मीडिया के लोग मुझे कहते हैं ये भीम आर्मी के चीफ हैं, कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो कार्यकारिणी ने बनाया। जो कोर कमेटी तय करेगी, अगर उन्होंने तय किया कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने तय किया कि आपको जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए कैंपेनिंग करनी है तो वो की जाएगी। अब नए जो लोग जो चुनाव लड़ेंगे उनकी कैंपेनिंग में जाएंगे। तो जो कोर कमेटी आदेश करेगी उसको फॉलो करेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि इस बार आप होम टाउन जैसे सेफ जगह से अगर लड़े इलेक्शन तो होम टाउन जैसे सेफ जगह से लड़ना प्रेफर करेंगे, या आप किसी बड़ी सीट से किसी को चैलेंज देंगे, जैसे आपने 2019 के इलेक्शन के पहले अनाउंस किया? काशीराम साहब जिस सिद्धांत को, आइडियोलॉजी को देके गए हैं उसी पे चलेंगे, और जहाँ लड़ेंगे वही सेफ हो जाएगी। तो चैलेंजर बनेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल लड़ेंगे। और जहाँ से पार्टी लड़ाएगी, मैंने कहा कि हम पार्टी से बड़े नहीं, हमारा वजूद पार्टी से है। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिस ओहदे पे रखेगी उसी पर रहेंगे। लड़ाएगी लड़ाएंगे, लड़ेंगे नहीं लड़ाएगी नहीं लड़ेंगे। जहाँ से लड़ाएगी वहाँ लड़ेंगे। और पार्टी ने कहा कि चैलेंज के तौर पर लड़ना तो वहीं जाके लड़ेंगे, चाहे फिर योगी जी के खिलाफ क्यों ना लड़ना पड़े। तो जहाँ भी लड़ाएगी पार्टी वहीं लड़ेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये राजनीति है, पूरी संभावना है। बाकी हमारे नेताओं का जो है, हमारी कोर कमेटी का आदेश, जो सीनियर लोगों की, तो वो जो आदेश करेंगे उसको मानेंगे। अलायंस आपके पार्टी का एकदम पर्सनल डिसीजन है और बार बार मतलब आपको इसके लिए पोक किया जाता है। जर्नलिस्ट रिपीटेडली सवाल पूछते रहते हैं आपसे। इलेक्शन में बहुत टाइम है, फिर भी कोई हिंट ड्रॉप करना चाहेंगे एक छोटा सा कि किधर कैसे किसके साथ अलायंस हो, छोटा मोटा सा? मुझे जो आदेश मिलेगा ना, मैं उतना ही कह सकता हूँ। मैंने कहा कि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, कैडराइज। तो जो आदेश ये है कि भाई अभी गठबंधन का डिसीजन हम लोग लेंगे, कोर कमेटी का डिसीजन है। करेंगे नहीं करेंगे हमारा वो है। आपको तो 403 सीटों पे
सभी 75 जिलों में जाना है, कैडर ले ले, कार्यकर्ता को तैयार करना है, लड़ने का प्लान है। सारी सीटें तैयार करने के लिए कहा गया है। तो जो प्लान होगा, क्योंकि अभी तो इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ, अभी तो बहुत समय है। आपने खुद ही बताया कि मीडिया में चर्चाएं, इलेक्शन जो है वो थोड़ा पीछे भी हट सकता है। तो जो भी होगा उसके लिए हम लोग तो तैयार है। हमने तो मैदान अपना तैयार कर दिया है। हम जनता के बीच में अपनी बात रख रहे हैं। इसी जनता को वोट देनी है और इसी जनता ने और सारे दलों को बनाया। यही दल, ये जनता जो है ना। लेकिन मैं समझता हूँ जितना समर्थन आज़ाद समाज पार्टी को, आपने आज का रोड शो भी देखा और किस गर्मी में रोड शो था। उसके अलावा जितनी कम समय में, जिस दिन हमने 15 मार्च 2020 को पार्टी बनाई और 1-1.25 साल में जितना आज़ाद समाज पार्टी को पहचान हुई, लोग पार्टी का नाम भी नहीं जानते, लेकिन यहाँ लोगों के दिलों में आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है। तो इससे पता लगता है कि समर्थन तो बहुत, क्योंकि लोगों ने ठगा है और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों पे उनको भरोसा है कि ये लोग ना बिकने वाले लोग। ठीक है। एक सवाल ये कि साइकिल रैली हो रही है, ये कंटिन्यूटी में होगी, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हाथी पे भी रैली निकालने का कोई प्लान है? कहीं पे? हाथी पे नहीं है, ये तो पशु अत्याचार अधिनियम में आ जाएगा। और मैं क्यों निकालने लगा? नहीं, पशु अत्याचार अधिनियम में अगर आप तरीके से, मतलब सॉरी आप लॉयर हैं, आप बेटर बताएंगे। मैं आपको वही बता रहा हूँ। फिगरेटिवली पूछ देखिए मैं क्यों आपको उसमें कह रहा हूँ, शब्द से मीन नहीं कर रहा मैं, मतलब पॉलिटिकल। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे बहुत महंगा है हाथी, आपको पता है? हाथी खरीदना या किराए पे लेना या हाथी को के ऊपर बैठना इतना आसान थोड़ा ही। तो उधर कुछ मतलब अब पॉसिबिलिटी बची है? मैं सीधा कोई सवाल नहीं करूँगा, आप बहुत इरिटेट हो चुके होंगे इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब देते। किस चीज़ की? जो अक्सर मतलब आप बोलते रहे कि आप आउटरीच करते रहे हैं मायावती को भी। मैं तो भविष्य में भी, और मैं तो मुझे विश्वास है कि जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी में लोग ज्वाइन हो रहे हैं भी, चाहे बहुजन समाज पार्टी जुड़े लोग हैं किसी और पार्टी से, तो मुझे लगता है कि हमारे काम से जो लोग काम करना चाहते हैं तैयार हो जाएंगे। निराश हैं, परेशान हैं, मूवमेंट काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं सैद्धांतिक रूप से, 15 बनाम 85 इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कमजोर वर्ग के लोगों के हाथों में सत्ता चाहते हैं, तो वो लोग ज़्यादा जल्दी बड़े पैमाने पर। ये देखिए, ये समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। मैं इसका उदाहरण स्पेशली अपने कैडर को क्रिकेट से देता हूँ। एक समय था हम सौरव गांगुली के नाम से जाने जाते थे क्रिकेट में, भारत के लोग, फिर सचिन तेंदुलकर जी, फिर महेंद्र सिंह धोनी जी, फिर विराट कोहली जी, तो तमाम लोग समय समय पे लोग आते रहे और अपने कार्य से अपनी पहचान बनाते रहे। मतलब आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि 22 के बाद जो मतलब धोनी या विराट कोहली है वो चंद्रशेखर होंगे? नहीं, मैं तो चंद्रशेखर ही रहूंगा। मैं विराट कोहली और धोनी क्यों बने लगा? नहीं, मैं सिर्फ दलित पॉलिटिक्स पे काम नहीं करता हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुजन पॉलिटिक्स, दलित नेता तो मीडिया बनाती। नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ बहुजन राजनीति। हाँ, बहुजन राजनीति का मैं एक ऐसा कार्य करता हूँ जो आज भी जितनी हिम्मत से काम कर रहा है, उतनी हिम्मत से आने वाले 20-25 साल तक आपको ऐसे सड़क पे काम करता दिखाई देगा कि हाँ, ये हमारे आंदोलन का पहला चरण है, साइकिल यात्रा। इसके बाद और आंदोलन होंगे, हर महीने कुछ ना कुछ नया। हमारी नुक्कड़ मीटिंगें चलेंगी, हमारी विधानसभा मीटिंगें होंगी, हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी, हमारी रथ यात्रा शुरू होगी, सब चलता रहेगा। तो ये मैंने किसी को नहीं बताया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। सब होगा। 8 महीने आराम नहीं करेंगे, ठीक है? ना खुद करेंगे, ना कार्यकर्ताओं को करने देंगे, और ना ही सरकार को, तानाशाही सरकार को चैन से सोने देंगे। ये वाली रथ यात्रा, वो वाली रथ यात्रा, अब कौन सी रथ यात्रा है कि आपके सामने होगी? तो ये इन्होंने बहुत मेहनत की। मैं ऐसे साथियों का जो मेहनत करते हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे जैसे मेहनती। तो मैं अब इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि लाइट बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।